तो सवाल इंडिया का, आपके सवालों का वो मंच जहां पर आपके लिए जरूरी सवालों को मिलता है स्थान, उस पर होती है चर्चा और उस पर मांगे जाते हैं जवाब। तो आज वो पहला सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या सोसाइटी में बच्चों को हलाल माहौल चाहिए? डिटेल आगे होगी, बात एनडीए की भी होगी। एनडीए के 3 बिहारी क्यों भारी पड़ रहे हैं राजभर की राजनीति पर? यूपी में क्या है नई चुनौती? आटा, तेल, दाल, क्या पब्लिक होगी माला माल? दिवाली का डबल धमाका, जीएसटी को लेकर ये पूरा अपडेट आगे प्रोग्राम में आपके लिए होगा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज के एक बड़े सवाल से, जो महानगरों में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों को एक मकान की जरूरत होती है और मकान खरीदने से पहले लोग उसका विज्ञापन भी बड़े ध्यान से देखते हैं। मुंबई के पास एक सोसाइटी बनने वाली है, लेकिन बनने से पहले ही यह सोसाइटी चर्चा में आ गई है और इसकी वजह है सोसाइटी का एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करना पड़ा? देखिए रिपोर्ट। सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। इस विज्ञापन में विवाद वाली क्या बात है? विवाद हुआ है इस लाइन पर, अब दोबारा सुनिए। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां बच्चे बिल्कुल हलाल माहौल में सुरक्षित तरीके से पल रहे हों। विज्ञापन में कही जा रही इसी बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। मुंबई से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है ये करजत और यहीं पर बनने वाली है सुकून एम्पायर सोसाइटी। ये उस प्रीमिसाइज का गेट है जहां पर पीछे सोसाइटी बनने वाली है, पीछे टाउनशिप बनने वाली है, बट हालांकि यहां पर अभी ताला लगा हुआ है। ये गेट है सुकून एम्पायर, यहां पर लिखा हुआ है, लॉन्चिंग सून ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो ताला है वो यहां पर लगाया गया है। अब इस पूरे मामले में जैसे ही HRSC में कंप्लेन की गई, ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन की गई, वैसे ही ह्यूमन राइट्स ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के सरकार को और इस पूरे मामले में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए और चीज़ों को आगे देखने के लिए एक पत्र जो है वो लिखा गया है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को और उसमें कहा गया है कि 2 हफ्ते में इस मामले पर ह्यूमन राइट कमीशन को जवाब चाहिए महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और सरकार से। मानवाधिकार आयोग के पास आई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी सीधे तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और भारतीय संविधान के बराबरी और भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट को रेरा मुंबई ने मंजूरी दी है, जिससे सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर अलग थलग करने का खतरा बढ़ सकता है। जिस जगह पर हम खड़े हैं उसी जगह पर ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो सोसाइटी है, पूरी टाउनशिप है वो बनने वाली है और इसकी जो बुकिंग है, एडवांस बुकिंग, वो भी शुरू कर दी गई है। तकरीबन 50 से 60% फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ पर बिक गए हैं, मगर विवाद जो है वो उस विज्ञापन पे है जिस विज्ञापन को देखकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में सब समाज के, सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इस सिटी में या शहर में सब जाति और धर्म के लोग वहां पे रहते हैं और रहते आए हैं। तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करती। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है।
हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। और इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार है ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। मुंबईजवळच्या नेरळमध्ये सुकून टाउनशिपचा एका विशिष्ट धर्मासाठी फक्त मुस्लिम धर्मियांसाठीच इथं घरं मिळतील, आपल्या धार्मिक आचार विचारांचं पालन करता येईल अशा पद्धतीची जाहिरात बघितली आणि प्रचंड धक्का बसला। तो फिलहाल सोसाइटी के लिए बुकिंग भर शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है और विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो गई है। प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, विवाद हो गया है इस एडवर्टीजमेंट पर। अब पॉलिटिक्स भी कैसे हो रही है उसमें आपने बयान सुन ही लिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है इस पर वो सबसे पहले आपको बताते हैं। आखिर हलाल सोसाइटी को, एनएचआरसी को इस पर आपत्ति क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। मुसलमानों के लिए अलग बस्ती का ये विज्ञापन जो आया है, इसको लेकर क्यों आपत्ति हो रही है, इस आपत्ति के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या मुसलमान असहिष्णुता का सामना कर रहे हैं? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। मुसलमान सुरक्षा के लिए अलग जगह पर क्या जाना चाहते हैं? और ये इस पूरे विषय के केंद्र में सबसे बड़ी बात है। क्या देश के अंदर एक और देश की अवधारणा बन रही है? जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मामले पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले जी है। सर, हलाल टाउनशिप काफ़ी विवाद में है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को हलाल टाउनशिप के नाम पर एनएचआरसी का नोटिस आया है और एक तरीके से विशिष्ट समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लिए टाउनशिप बनाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जवाब मांगा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से महाराष्ट्र में होना ये बहुत ही आपत्तिजनक है। आप जिस प्रकार से आपने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स ने हमारे चीफ सेक्रेटरी को इसके बारे में पूछा है, निश्चित रूप से इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन और हलाल नाम रखना, फिर उसमें एक समुदाय के लिए बनाना, फिर इस प्रकार से एक महाराष्ट्र की संस्कृति और विरासत को थ्रेट पहुंचाना, हमारे जो सलोका है महाराष्ट्र का, इसको बिगाड़ना, सारे जो इसमें इशू जाते हैं या जो इसमें सेंटिमेंट बनते हैं गलत चीज़ों को तरफ लेके जाने के लिए, इसमें पूरा हम चेक करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात बीजेपी की तरफ से बुलाए गए बिहार बंद की। बिहार में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पर थे। मुद्दा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को महागठबंधन के मंच से दी गई गाली का। विरोध तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसके जरिए बिहार की जनता को एक बड़ा संदेश दिया गया। गुरुवार सुबह से ही बिहार की राजधानी पटना समेत सभी जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। कहीं राहुल गांधी, तेजस्वी के पुतले फूके गए, तो कहीं कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। तेजस्वी और राहुल के खिलाफ खूब नारे लगाए गए। ये देखिए, ये जो पोस्टर है ये इंटरेस्टिंग पोस्टर है। इसमें हाथ में संविधान, मुंह में अभद्र भाषा दिखाया गया है। राहुल गांधी की हताशा, इस तरह के नारे जो है वो लिखे हुए हैं। बहनों की गाली मुद्दा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सब दिन माँ बहनों का सम्मान किए हैं और हमारे अभिभावक हैं और उनकी स्वर्गीय माँ को गाली दी, जिनको राजनीति से किसी तरह का कोई मतलब नहीं था, उसी के प्रतिकार में हम सब लगातार, जिस दिन से उनके कार्यकर्ता ने मंच से गाली दी है, लगातार प्रतिकार में है। गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी हाय 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 हाय। जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे थे। पीएम की मां को दी गई गाली के खिलाफ कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश था। कार्यकर्ताओं ने राहुल, तेजस्वी को माफी मांगने की नसीहत दी, नहीं तो चुनाव में अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी। संजय जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा बिहार स्वतः स्फूर्त बंद है। बिहार की जनता आज प्रधानमंत्री जी के सम्मान में
प्रधानमंत्री जी के माता जी के सम्मान में सड़क पर है। महिलाएं, परिवार, बच्चे सड़क पर खड़ा होकर विरोध जता रहे। अब भी राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की आंख नहीं खुल रही है, तो उन्हें पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी प्रदर्शन में मौजूद थे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते। माँ किसी की भी हो, माँ होती है, वो भी 100 साल की स्वर्गवासी माँ को गंदा गाली बकना और बाद में फिर जो है माफी भी अभी तक नहीं मांगना, तो इस तरह के जो संस्कार विहीन और जिस तरह का राजनीतिक शुचिता गिरा है, तो आज पूरा देश इस बात से शर्मसार हो रहा है और बिहार की जनता आज रोड पर आकर के और जो है इसका प्रतिकार कर रही है। बिहार का चुनावी रुख अब मुड़कर गाली पर आ गया है। इसे लेकर बीजेपी आर पार के मोड में है। बीजेपी का ये 5 घंटे का बंद चुनाव में कितना माइलेज देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बंद पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। एनडीए का आज का बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा। बिहार वासी ये माना कि एक राहगीर विक्षिप्त व्यक्ति के गाली देने से प्रधानमंत्री इतने विचलित हो सकते हैं, जिसकी निंदा तमाम विपक्ष के नेता कर चुके हैं। तब राहुल गांधी के बारे में प्रधानमंत्री जी को याद क्यों नहीं आया जब उनके मां को कांग्रेस की विधवा कहा गया, राहुल गांधी जी के मां को जर्सी गाय कही गई, तब कितने विचलित हुए होंगे। बिहार में करीब 4 करोड़ महिला वोटर हैं। इस मुद्दे के जरिए एनडीए की भरसक कोशिश है कि चुनाव में न तो महिला वोटर्स उनके पाले से छिटके, बल्कि महागठबंधन के साथ जो महिला वोटर हैं वो भी उनके तरकश में आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात एनडीए के 3 बिहारी यानी कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और कुशवाहा की, क्योंकि ये तीनों ही सीटों को लेकर पेच फंसाए हुए हैं। तीनों पार्टियों की अपनी अपनी मांगे हैं। कितनी सीट्स मांग रहे हैं, पेच फंसा कहां है, देखिए। बिहार में एनडीए के इन 3 चेहरों और इनकी चाल पर सबकी नजर है। नजर उनकी भी जो सत्ता पक्ष में है और नजर उनकी भी जो विपक्षी खेमे में है। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनावों को लेकर सीटों का बंटवारा होना है, इसलिए टेंशन बाहर वालों से ज्यादा घर वालों को है। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहाँ पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहाँ करवा लेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसे सुनकर एनडीए के बड़े नेताओं के कान खड़े होना स्वाभाविक है। मन की बात है, मन में रहेगी। अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है ये हमारा विषय है। चीज कर रहा है बड़ा भाई, किससे बड़ा, किससे बड़ा से कह रहे हैं, तब उनकी बात को हम क्या उस पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन कौन बड़ा भाई छोटा भाई, यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। मांझी और कुशवाहा के बाद चिराग पासवान की बात सुन लीजिए। चिराग खुद तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके जीजाजी यानी अरुण भारती बार बार अपने बयान से अपने ही खेमे को परेशानी में डाल रहे हैं।
1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। मांझी, चिराग और कुशवाहा तीनों के पास इस वक्त मंच है, मौका भी है और माहौल तो खैर चुनाव का बन ही चुका है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की बात। राजभर के लखनऊ वाले सरकारी आवास पर खूब बवाल हुआ। भारी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता जुटे और जमकर उपद्रव किया। पहले लाठीचार्ज, फिर बयानबाजी और अब प्रदर्शन के बाद यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। जगह है यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सरकारी आवास। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में ओपी राजभर का इस्तीफा मांगा। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ा कि भारी संख्या में पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजभर ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते इतना हंगामा हुआ। ये पूरा मामला 1 सितंबर को बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। यहाँ लॉ के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए एबीवीपी के भी कुछ लोग पहुँच गए। देखते ही देखते प्रदर्शन बवाल में बदल गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज को लेकर सियासत और एक्शन चल ही रहा था कि इसी बीच राजभर ने कल एक बड़ा बयान दे दिया। राजभर ने लाठीचार्ज का समर्थन किया और कह दिया कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। राजभर के इसी बयान पर एबीवीपी भड़क गई। सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और रात 9 बजे राजभर के घर के बाहर बवाल काट दिया। अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाने वाले राजभर की बयानबाजी इस बार उन पर भारी पड़ गई। बहरहाल पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। सरकार के मंत्री के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो तो सियासत होनी लाजमी है। मौका देखकर अखिलेश यादव ने तंज भी कस दिया। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। कल भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था। अब अपने तथा कथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवास तक पर प्रदर्शन करवा रही है। बीजेपी की साजिश चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। इधर एबीवीपी ने राजभर से माफी मांगने और यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज को लेकर पुलिस कर्मियों पर एफआईआर की मांग की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के जो भी दोषी हैं, वो कौन अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, वहाँ उपद्रवी गुंडे कैसे आए जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ मारपीट की, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ रामस्वरूप विश्वविद्यालय का पूरा भ्रष्ट तंत्र 3 साल से विद्यार्थियों को बरगलाते हुए उनका एडमिशन भी ले रहा था, परीक्षाएं भी करा रहा था, उनको जानकारी नहीं दे रहा था कि हमारा नवीनीकरण नहीं है। कल बीसीआई की रिपोर्ट आई है, 3 सितंबर की डेट है। अगर उनका नवीनीकरण था तो 3 सितंबर को उनको सशर्त अनुमति कैसे मिली? इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये जांच का विषय है और विद्यार्थी समुदाय को बड़ी निर्णायक कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री जी से। बहरहाल पहले छात्रों पर लाठीचार्ज, फिर राजभर का बयान और अब एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद यूपी में सियासी पारा हाई है। देखना होगा आगे इस पर और क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो ऐलान किया था जीएसटी को लेकर, उसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। लोगों को इंतजार 22 सितंबर का है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि मोदी सरकार ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। सामानों पर जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स कम करके मोदी सरकार ने एक साथ 3 बड़ा दांव चल दिया है। मोदी सरकार का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे एक साथ 3 जगहों पर तीर लगा है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। इंतजार 22 सितंबर का है। आगे बढ़े उससे पहले आपको
सरकार के वो 3 मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। टैक्स कम करके सरकार ने सबसे बड़ी राहत देश की जनता को तो दी ही है, इसके साथ ही मोदी सरकार ने ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ का भी जवाब दे दिया है। इस साल बिहार में और अगले साल 4 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में जीएसटी कम करना चुनावी दांव भी माना जा रहा है। 22 सितंबर यानी नवरात्र की शुरुआत से ये लागू होगा। सरकार की तरफ से मिली इतनी बड़ी सौगात के बाद जनता काफी खुश है। नॉर्मली जो रेगुलर एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उसमें कम होने से आम आदमी जो नॉर्मल सेक्टर के आदमी हैं, जो ज़्यादातर ये में इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है ये जीएसटी रिफॉर्म्स होने से। हेल्थ इंश्योरेंस में 0 कर दिया, LIC भी 0 कर दिया, ये बहुत बढ़िया किया। और सबसे ज़्यादा किया एसेंशियल प्रोडक्ट्स में, उसमें 12 से घटाकर 5 कर दिया। बहुत आइटम है जो हम लोग को डेली लाइफ में लगता है, वो जो किया बहुत बढ़िया है। ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर जहां कुछ लोग चिंतित थे, तो वहीं मोदी सरकार के इतने बड़े स्ट्रोक ने टैरिफ का भी करारा जवाब दिया है। अब जो कीमतें हैं इंडियन कंज्यूमर के लिए वो कम हो जाए। जब कीमतें कम हो जाती हैं तो पैसा ज्यादा बचेगा। जब पैसा ज्यादा बचेगा फिर आप दूसरी चीजों पे खर्च करेंगे। आप मोबाइल फोन खरीदेंगे, चाहे एप्पल का खरीदें या किसी और का खरीदें, आप कार खरीदेंगे, आप ये लेंगे वो लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे एटसेट्रा। ना इसका जवाब देखिए क्या है कि जो विदेशी कंपनियां अपना माल भारत में बनाती हैं या बेचती हैं वो और सस्ता हो जाएगा। जब इतनी बड़ी घोषणा हुई और मामला सियासत से ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल 4 राज्यों बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में भी चुनाव है। तो ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय का चुनाव में कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर चुनावी एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके दाम घट जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स में जो 1200 सीसी से नीचे की कार है उसके दाम घट जाएंगे। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो एक मुद्दा किसी न किसी हर चुनाव में रहता है, इस चुनाव में भी रहने वाला था, ये जो मुद्दा है कहीं न कहीं ये न्यूट्रलाइज हो जाता है जब लोगों के हाथ में सेविंग्स होगी। जो वो पैसे खर्च करते और हायर जीएसटी दे रहे थे, इन लोगों को अब लोगों को उनके हाथ में पैसे बचेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। आम लोगों को इंतजार 22 सितंबर का है। नया बिल बनेगा और पैसे बचेंगे तो जेब पर इसका असर पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए अब आपको अलग अलग वर्गों के बारे में बताते हैं कि जीएसटी कम होने से किस वर्ग को कितना लाभ मिला। सबसे पहले छात्रों की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन, इरेजर, मैप, ग्लोब पर 12 से 18% का टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 0 कर दिया गया है। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो आपके लिए क्रीम, हेयर ऑयल, सिलाई मशीन, टैल्कम पाउडर, हैंड बैग्स, सैनिटरी पैड्स पर जो 12 से 18% का टैक्स लगता था वो भी घटकर 5% तक हो गया है। टैक्स में कटौती से महिलाओं के पैसे बचेंगे। वहीं किसानों की बात करें तो उन्हें भी सौगात मिली है। कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर पर जो टैक्स 12 से 18% लगता था वो भी अब घटकर 0 से 5% तक रह गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो 33 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती की गई हैं। इस पर से 12% का टैक्स हटा लिया गया है। इससे दवाओं पर खर्च कम होगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं हेल्थ को लेकर और भी कुछ चीज़ों पर टैक्स कम किया गया है, जैसे डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, थर्मोमीटर और बैंडेज पर टैक्स 12 से 18% लगता था, जिसे घटाकर 5% तक कर दिया गया है। इससे इलाज में बड़ी बचत होगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि सरकार ने जीएसटी पर जो बड़ा कदम उठाया है, जीएसटी स्लैब घटाने का फैसले पर रिएक्शंस कैसे हैं, क्योंकि कोई इसे बढ़िया फैसला बता रहा है, कोई झांसा कह रहा है। दिल्ली की जनता क्या कह रही है, हमारी सहयोगी अदिति राजपूत की रिपोर्ट देखिए। तो दिवाली से पहले सरकार ने लोगों को एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दे दिया है। जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% और 28% के। अब सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए, 5% का और 18% का। हम यहाँ GK1 M ब्लॉक की एक मार्केट में आए हुए हैं। राशन की दुकान है, यहाँ पर कुछ चीज़ों
के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया है, किस तरह के बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, ये भी यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं। अगर एक अंदाज़ा यहाँ पर हम लगा कर देखें कि किस तरह से बदलाव किए गए हैं, तो ये शैम्पू और हेयर ऑयल की बोतल अगर आप देखें तो इस पर 18% GST लगता था, जो अब घटाकर 5% कर दिया है। घी की बात करें, बटर की बात करें यहाँ पर, तो इस पर 12% GST लगता था, जो अब 5% कर दिया गया है। और अगर हम पनीर की बात करें तो इस पर से GST हटा दिया गया है, यानी कि अब जितने का पनीर आता था उस पर कोई भी GST नहीं लगेगा। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें तो 217 रुपये का अब ये जो शैम्पू का बॉटल 246 रुपये का आ रहा था वो आएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे कि क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। जो इन्होंने खाने पीने के आइटम में सबसे छूट दी है, उससे आम आदमी की जेब, आम आदमी की गृहस्थी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और जो लाइफ इंश्योरेंस में दिया है उसका भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। जूता, चप्पल, दूध, मिल्क, इससे टोन से इससे महंगाई कम नहीं होगा। एक तरह से ये दिवाली का जो झांसा दे रहा है वो है नहीं, क्योंकि 8 सालों के बाद ये फैसला लिया गया है, तो बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही ज़रूरी था ये आम आदमी के लिए भी, क्योंकि इससे आम आदमी के हाथ में पैसे बच रहे हैं, और अगर पैसे बच रहे हैं तो मेरा ये मानना है, समझना है कि ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा। पैसे बच रहे हैं तो कंजम्पशन, इकोनॉमिक कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे बिजनेस को भी फायदा है क्योंकि उनका भी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तो देखिए अलग अलग तरह से लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी 33 दवाओं पर से 12% टैक्स कैंसर की जो दवाएं थी उन पर हटा लिया गया, और ये हर उस परिवार के लिए राहत है जिसके घर में कैंसर के पेशेंट हैं। मुंबई में हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी ने ऐसे ही एक परिवार से बात की जिनके घर में कैंसर के मरीज हैं। ये जानने की कोशिश की कि टैक्स घटने के बाद अब दवाइयों पर उनका कितना पैसा बच सकता है। GST में जो बदलाव होने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा फायदा दवाइयों को लेकर होगी, और ऐसे में ऐसे लोग जो काफ़ी लंबे समय से अपने परिजनों का इलाज करवा रहे हैं उन्हें अब दवाई खरीदने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जो GST लगाए जाते थे वो अब या तो घटकर 5% या 0 रह गई है। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे शख्स हैं जो अपने परिवार का काफ़ी लंबे समय से इलाज करवा रहे हैं। आपके घर में कौन कौन है जिनका आप इलाज करवा रहे हैं और क्या हुआ था? मेरे मम्मी पापा है, उनका पापा का पहले एक्सीडेंट हुआ था, उनका 7-8 साल पहले, तो उनका इलाज चल रहा था। तो अभी रिसेंट में मम्मी का 2-1.5-2 साल से चल रहा है ट्रीटमेंट। उसका हर एक अलग अलग डॉक्टर है कि अलग अलग उसका बीमारी चालू ही हो रही है। नहीं बोल के भी महीने का मुझको टोटली हर सब डॉक्टर का मिला के उसका दवा 7-8 हज़ार रुपये का हर महीने का है मेडिसिन, और लेना कंपलसरी है। डायबिटीज़ हो गया, ये हो गया, थायराइड है, उसको हर एक चीज़ की बीमारी चालू हो गई थी उसकी। यानी आगे चलकर डॉक्टर ने कहा है कि आगे भी जो है ये दवाइयाँ आपको जारी रखनी, कंपलसरी लेना ही हो, क्योंकि जैसे कि एक पैकेट अभी हफ्ते का 500-600 रुपये का एक दवा है, तो हफ्ते का ही मेरे 1200-1300 रुपये एक हफ्ते का जाता है। और डॉक्टर ने क्या कहा है, कितने समय तक आपको ऐसे ही लेते रहना है दवाइयाँ? अभी तो बुलाया, अगले महीने में चेकअप के लिए बुलाया, तब तक तो कंटिन्यू रखने बोला है। जैसे कि हर मंथ में चेकअप होता है 15 दिन में, तब तक वो कंटिन्यू रखने बोलते हैं। तो अब देखिए वैभव, GST जो है वो कम होने वाला है, और आप जो 5,000 की दवाइयाँ खरीदते हैं उसमें हो सकता है कि 12% या 18% जो है उसमें टैक्स लगता हो। उसी भावना पर चलते हुए कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है, और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब GST और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। GST के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर GST का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है।
साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी। साथियों, कल जो निर्णय हुआ ये कितना सुखद है, इसका असली प्रभाव तब और पता चलेगा जब आप जीएसटी से पहले के टैक्स दरों को याद करेंगे। कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि अच्छा पहले ऐसा था, और इसलिए कभी कभी पहले की चीज याद करते तब पता चलता है यहां से यहां चले गए। अब आपके घर परिवार में भी बच्चा 70 मार्क लाता है स्कूल में आपके यहां, और 70 का 71, 72, 75 करेगा, ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हम 99 कर लें तो तुरंत जाता है कि हर कुछ कमाल है इसने। तो मेरा कहना यही है कि साथियों, साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर, उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहां आया, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार में। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है, अगर उस समय का हिसाब लगाए तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो, और इसलिए अब जीएसटी में इतनी ज्यादा कटौती कर दी गई है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर,
17% टैक्स, यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं वो पता नहीं, मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। अब आपको ध्यान में आता है कि 5% में क्या, वरना कोई तो लिखेगा ओ अभी भी मोदी 5% लेता है। होटलों में 7,500 रुपया के कमरों में भी 5% ही टैक्स लगने वाला है। ये काम किया है आपने, काम करने वाली सरकार चुनी, वैसी भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। साथियों, पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था, छोटे छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण ये था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया है। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर 31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब तो ऐसे लोग हैं डेली 200 लोगों से बात करते हैं आप लोग,
आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए खाने का तेल 10% कम करने से शुरुआत करें। मोहम्मद जी, आप मेरा एम्बेसडर बन जाइए। ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। आजकल तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब इस फैसले का सुखद एहसास और भी अधिक होता है कि नहीं, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है। साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए ही आज भारत की ग्रोथ करीब करीब 8% है। यानी दुनिया में हम सबसे तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य है, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। और मैं आज देशवासियों को फिर कहूंगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स का ये जो सिलसिला चलता रहेगा वो रुकने वाला नहीं है। साथियों, भारत के लिए आत्मनिर्भरता ये कोई नारा नहीं है, इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। मेरी आप सभी से, देश के सभी शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि आत्मनिर्भर भारत के महत्व का बीजारोपण, इस विचार की सीढ़ी निरंतर हर विद्यार्थी में करते रहें। आप ही हैं जो बच्चों को बहुत सरलता से उनकी अपनी भाषा और बोली में भारत के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझा सकते हैं। और आपकी बात वो मानता भी है। आप उन्हें बता सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने से देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना उसका सामर्थ्य होता है। साथियों, भारत के आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है जी। मैं चाहता हूं असेंबली में भी इसकी चर्चा हो। कभी कभी तो एक प्रयोग करके देखिए आप, कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में विदेशी चीजें कैसे घुस गई है, पता ही नहीं है। इरादा नहीं है कि मुझे विदेशी चाहिए, नहीं, पता ही नहीं है। बच्चे परिवार में बैठ करके एक सूची बनाएं कि सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह तक। तो कल है शिक्षक दिवस। उससे पहले आज उस पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से आए शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें सरकार के बड़े फैसले जो जीएसटी पर 2 दरों को अब लागू किया गया है, 22 तारीख से इंप्लीमेंट होगा। लेकिन उसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से ये एक है।